विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं हम लोग, आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन कर रहे हैं। पहले मैंने क्वेश्चन आंसर कराया आपको, ताकि आपको ये पता चल जाए कि चैप्टर में क्वेश्चन कहां से बनते हैं। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूं, ठीक है। एक एक चीज को ध्यान से क्या करना है आपने, जहां जहां पर मैं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने लायक है, उसको याद करते हुए चलना है, ठीक है भाई। भारत में मुख्यतः दो भागों में विदेशी प्रवेश कर सकते थे। देखो भारत की स्थिति इतनी गजब की थी कि जल्दी से कोई यहाँ पे घुसपैठ नहीं हो सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि कहां कहां से प्रवेश कर सकते थे। उत्तर पश्चिमी सीमा को पार करके प्रसिद्ध एवं परंपरागत स्थल मार्ग, एक तो ये रास्ता था, कहां पे, नॉर्थ वेस्ट। कहां पर, नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम सीमा को पार करके प्रसिद्ध और परंपरागत स्थल मार्ग। और दूसरा जो था वो क्या था, समुद्री मार्ग। दूसरा क्या था, समुद्री मार्ग से। यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही था। स्थल और जल दोनों ही व्यापारिक मार्गों के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे, क्योंकि जब अलेक्जेंडर आया तो स्थल मार्ग से भी आया और उसने जल मार्ग से भी क्या किया, भेजे, मतलब आक्रमण किए उसने। अच्छा, जल मार्ग की जरूरत क्यों पड़ी इन लोगों को, क्यों पड़ी? देशों की स्थिति होती है। हम बोलते हैं ना कि ब्रिटेन की नौसेना बहुत मजबूत है, इसलिए यार खुद आइलैंड है वो, अगर जहाज नहीं बनाते तो सरवाइव कर ही नहीं सकते थे। तो इसलिए उन्होंने पहले छोटा बनाया होगा, फिर बड़ा बनाया होगा, फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ी तो वैसे वैसे क्या किया, उनकी नेवी और पावरफुल होती गई। हमें जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, हमें जरूरत, हम तो अपने बिल्कुल सीमाओं से घिरे हुए थे। हिमालय को पार करके कोई आ नहीं सकता था, हिमालय एक दीवार थी, ठीक है। इधर से समुद्र था, हमने सोचा भी नहीं था कभी कि उधर से कोई आएगा, ठीक है। एक नॉर्थ, मैंने जो बताया आपको, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला जो पार्ट है, वहां से दिक्कत थी हमें, वहां से आ सकते थे। चलो, स्थल मार्ग बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचता था। फिर खैबर, कुर्रम और बोलन तथा गोमल आदि दर्रों से होता हुआ भारत पहुंचता था। इन 4 दर्रों को हाईलाइट करना है आपने, इनको एटलस में देखना। देखिए जाकर, खैबर दर्रा देखिए, बोलन दर्रा देखिए, कुर्रम दर्रा देखिए, गोमल दर्रा देखिए। गोमल एक नदी भी थी, आर्यों ने इसका उल्लेख किया है। किसने? जाओ पाकिस्तान का मैप निकालो, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैप में जाकर देखिए कहां पर है खैबर दर्रा, कहां है बोलन दर्रा, कहां पर है कुर्रम। कुर्रम जो है अफगानिस्तान की तरफ मिलेगा शायद, गोमल भी वहीं मिलेगा। देखो चेक करो। हाँ जी, खैबर से आर्यों का आगमन, हाँ खैबर से हुआ था, बिल्कुल। स्थल मार्ग बाल्कन, बाल्कन किसको बोलते हैं जानते हैं? यूरोप का बारूद का पीपा बोला जाता है बाल्कन को। बाल्कन एक प्रायद्वीप है। पहले यूरोप में देखिए बाल्कन में कौन कौन से देश आते हैं, चेक कीजिए। बाल्कन कंट्रीज किन्हें कहा जाता है? अरे भाई जैसे मैं बोलता हूं चेक कीजिए, मोबाइल उठाकर तुरंत चेक किया करो। बाल्कन कंट्रीज किन्हें कहा जाता है? यूरोप का बारूद का पीपा बोलते हैं उसको, पाउडर केक ऑफ यूरोप। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है मोबाइल में, बोलकर किया करें। कहां टाइप कर रहे हो भाई इस जमाने में? हाँ जी, बाल्टिक नहीं बोल रहा हूं मैं, बाल्कन बोल रहा हूं। बाल्टिक कंट्रीज अलग है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, वो अलग है। मैं बाल्कन बोल रहा हूं। बाल्कन एक प्रायद्वीप है यूरोप का। प्रायद्वीप समझते हैं? पेनिनसुला। पहले सुनो, पहले मुझे बोलने दो, पहले मैं बोलूंगा भाई। प्रायद्वीप बोलते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। कौन है? ऐसे ही जहां जहां पर आपको पानी से घिरे हुए 3 जगहों से पानी से घिरी हुई स्थलाकृति दिखेगी, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो मैंने कहा बाल्कन प्रायद्वीप जो है ना, यूरोप के मतलब नॉर्थ, क्या बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में है बाल्कन। अब इसमें बाल्कन में कौन कौन से देश आते हैं? अल्बानिया, हाँ, यूनान, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, रोमानिया, ये बाल्कन कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। युगोस्लाविया के भी टुकड़े हो गए हैं, उनको भी कर लो उसमें समाहित। अब हाँ, कौन कौन से हैं बोलिए। अब सुनो, एक तरफ से बोलते हैं, एक तरफ से बोलो।
बाल्कन देशों में सबसे पहले अल्बानिया। कैपिटल पता है कहाँ है? तिराना। दूसरी बोस्निया। कैपिटल बताओ। हाँ, एक बोस्निया होगा, एक बोस्निया हर्जिगोविना होगा। आप बोस्निया बताओ मुझे, कैपिटल कहाँ है? ऐसा है ना, इतिहास भूगोल जगह दिखाता है, इतिहास वहां की कहानी बताता है। उसको एटलस में देखिए, बोस्निया। कैपिटल बताओ। साराजीवो है, ठीक है। उसके बाद कौन सा देश है? क्रोशिया। जैग्रेब कैपिटल है उसकी। अगला रोमानिया की बुल्गारिया। बुकारेस्ट। हाँ, रोमानिया की बुकारेस्ट। देखो, बुडापेस्ट है हंगरी की, और बुचारेस्ट है किसकी? रोमानिया की। बुकारेस्ट भी बोलते हैं, बुचारेस्ट भी बोलते हैं, रोमानिया। ठीक है, अगला बुल्गारिया की सोफिया। बुल्गारिया की सोफिया। क्रोशिया। जैग्रेब बता दिए। क्रोशिया पहले बोल दिया आपने, जैग्रेब है। कोसोवो ये नया देश है, टुकड़ा है। क्रिस्टीना कैपिटल है इसकी। ये नया देश है भाई, यूगोस्लाविया से टूटा हुआ देश है। अगला मॉन्टेनेग्रो। पोर्ट गोरिका, बिल्कुल। हाँ, पोर्ट गोरिका। अगला मैसिडोनिया। अलेक्जेंडर का पापा फिलिप सेकंड मैसिडोनिया का छत्रप था। इसको मखदूनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर समझते हो? सिकंदर, उसका पापा कौन था? फिलिप सेकंड। कहां का था? मैसिडोनिया का छत्रप था। छत्रप मतलब राज्यपाल, गवर्नर। आगे सर्बिया। बेलग्रेड कैपिटल है। मॉन्टेनेग्रो। मॉन्टेनेग्रो भी है इसमें। चलो आगे। स्लोवेनिया। जुबलियाना। यही है कैपिटल। तो सबसे पहले मैप पे कमांड करो, तब आपको वहां की कहानी समझ में आएगी। अब सुनो, स्थल मार्ग बाल्कन प्रदेश से टर्की। टर्की मतलब एशिया माइनर। टर्की मतलब एशिया माइनर। फारस। फारस मतलब ईरान, पर्शिया। फारस मतलब ईरान। इराक, मेसोपोटामिया। इराक मतलब मेसोपोटामिया। होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचता था। अरे ये तो बाउंड्रीज ने हमें बांध दिया ना, वरना तो अभी भी कुछ लोग बाइक लेके या साइकिल लेके चल रहे हैं, पूरे संसार में घूम रहे हैं। कोई मंगोलिया जा रहा बाइक लेके, कोई कहीं जा रहा है ना। आप लोग फंस गए तैयारी में, तो आप लोग तो ऋषिकेश से बाहर ही नहीं जा रहे, जा रहा देहरादून तक, यही तक तो जा पा रहे होंगे। वरना जीवन तो वही है कि अपनी साइकिल उठाई, एक वो लगाया, क्या थोड़े पैसे रखे जेब में और चल पड़े। कहां जा रहे हैं जी? कैस्पियन सी। कहां जा रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं जी? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं अल्ट्रा मैराथन के लिए। अल्ट्रा मैराथन मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया का चक्कर काटना है, भले ही 5 साल 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, भले ही धीरे धीरे करके पूरा अल्ट्रा मैराथन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एक होती है मैराथन 42.195 किलोमीटर की, एक होता है कॉन्टिनेंट का चक्कर काटना, उसको बोलते हैं जीवन। समझ में आया? लेकिन भारत में तो वही है, बड़े हुए, नौकरी लगी, शादी हुई, बच्चे हुए, फंस गए, फिर उन्हें बड़ा किया, फिर उनकी शादी की, फिर फंस गए, है ना। गलियों में पैदा हुए, गलियों में मर गए। चलो देखते हैं क्या होता है। खैबर, कुर्रम, बोलन, गोमल, ये 4 दर्रे याद हो गए। गोमल नदी भी है, प्राचीन नदी है, आर्यों ने उल्लेख किया है, वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। अगला, दूसरी ओर जलमार्ग, भूमध्य सागर अथवा काला सागर, ब्लैक सी बोलते हैं, काला सागर द्वारा, लाल सागर, रेड सी। क्या एक वो पढ़ा था ना हमने, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी मतलब रेड सी, है ना। और किसने लिखी? अज्ञात। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो किताब है वो किसने लिखी? अज्ञात। एरिथ्रियन सी क्या है? लाल सागर। लाल सागर से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, लाल सागर को लाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें रेड शैवाल पाई जाती है, उसका नाम पूछा उन्होंने, कौन सी शैवाल पाई जाती है, तो निकाल लें, दोबारा नहीं पूछेगा वैसे, पर फिर भी। फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था,
ये व्यापारिक मार्ग 14वीं शताब्दी तक निर्बाध चलते रहे, किंतु ज्यो ज्यो 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रसार और प्रभाव बढ़ता गया, त्यों तो ये मार्ग असुरक्षित होने लगे। क्या होने लगे? सीधी सी बात है यार, अरब जो देश था ना, वो डेजर्ट था पूरा। क्या था? आपने सुना होगा कि मतलब कुछ होता ही नहीं वहां पे। नमक भी जो होता है वो कैसा होता है, जो कोई सूखी हुई झील है उसमें जो गंदा सा नमक का व्यापार करते थे ये ऊंटों में। गरीबी थी, मार काट थी। भूगोल आदमी को क्या करता है, क्या बनाता है? नहीं, कठोर तो बनाता है, दुष्ट भी बनाता है। एक गिलास पानी के लिए हत्या कर सकते हैं आप किसी की। अगर डेजर्ट में एक ही गिलास पानी है, या तो आप पी सकते हैं, सामने वाला पी सकता है। क्या करोगे? क्या करोगे? और आप लोग इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि आपके भूगोल ने आपको 3 टाइम खाना दिया है, पानी दिया है, इसलिए आप अच्छे हो। इसीलिए आप धर्म कर्म की बातें करते हो, इसलिए आप ब्रह्मांड की बातें करते हो पुराने जमाने से, इसलिए आप क्या लिख रहे हो? ज्योतिष बना रहे हो। और जो अरब लोग हैं वो कैसे हैं? यायावर हैं, ऊंटों पर क्या कर रहे हैं? तो इन्होंने क्या किया, मैंने कहा नहीं, ये अलग देशों में जाकर, जैसे मध्य एशिया में गए, घोड़े लाए, घोड़ों का व्यापार किया, इधर का सामान उधर, उधर का सामान, मतलब ये घूमे, ठीक है। और क्रूर भी बनाता है भूगोल। अब आप डेजर्ट में हो, क्या खाओगे? क्या खाओगे भाई? मांस खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा? मांस खाना पड़ेगा। कोई मर गया तो क्या करना पड़ेगा? जलाओगे? नहीं जला सकते, लकड़ी है ही नहीं। दबाओगे रेत में, रेत में दबाओगे तो एक डर रहेगा कि यार जानवर कहीं खोद के इसे खा ना ले, तो उसके ऊपर कुछ रखना भी पड़ेगा। तो कब्र, ये जो पैटर्न बने हैं ना, आप बोलते हो कब्रिस्तान में कब्र बना रहे हैं, यहां जरूरत नहीं है कब्र बनाने की, लेकिन वो पैटर्न वहीं से चले आ रखे हैं। कहां से? डेजर्ट से। कि कोई मरा, उसको क्या कर दिया? रेत में दफनाया, उसके ऊपर कुछ रख दिया ताकि जानवर उसे खाए ना, साथ में नाम लिख दिया भाई इसका है, इसकी कब्र है, ये मरा हुआ है यहां पर। समझ में आया? लकड़ी है नहीं, लकड़ी है नहीं तो हलाल करके मारना है, क्योंकि हलाल करके सॉफ्ट हो जाता है मांस, झटके में क्या होता है? हार्ड होता है। तो ये परंपराएं आई है डेजर्ट से आई है। आपने सुना होगा पठान में अगर किसी का नमक खा लिया तो नमक हरामी नहीं करता कभी, क्योंकि डेजर्ट में पानी उतना जरूरी नहीं जितना नमक है, इसलिए नमक की इंपॉर्टेंस जानते हैं वो लोग। इसकी तो अरब लोगों का क्या हो गया? प्रभुत्व कायम हो गया व्यापार पर। अरबों का प्रसार और प्रभाव बढ़ने लगा, क्योंकि वे मार्ग असुरक्षित होने लगे। 1453 में उस्मानिया सल्तनत यानी तुर्क और कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया किसको बोलते हैं? टर्की में जगह है, शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल, जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया। इससे यूरोप के एशिया और पूर्वी देशों के व्यापार करने के स्थल मार्ग और पर उनका एकाधिपत्य हो गया, और ये मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गए। भाई जो टर्की है ना, टर्की की स्थिति ऐसी जगह पर है, उसके बाद यूरोप स्टार्ट हो जाता है। वहां पर आपने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डनलीज, 2 स्टेट दिखेंगी आपको, टर्की को टर्की से अलग करती है। थोड़ा सा पार्ट टर्की का यूरोप में पड़ता है, सिक मैन ऑफ यूरोप बोलते हैं उसको आज भी। देखो एटलस में देखो, तो यार यूरोप का दरवाजा बंद कर दिया इन्होंने। अलेक्जेंडर आया होगा जब आया होगा, लेकिन जब टर्की पर ही अधिकार हो गया तो क्या हो गया? टर्की दिख गया, एशिया माइनर। अरे भैया एशिया में मिलेगा टर्की है, छोटा सा पार्ट यूरोप में मिलेगा, वो टर्की अलग है। वो किसकी देन है? मुस्तफा कमाल पाशा की देन। अब मैंने कहा कि स्थल मार्ग पर उनका एकाधिपत्य हो गया और ये मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गए। इस कारण यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए जल मार्ग खोजने की आवश्यकता हुई। जब जमीन बंद हो गई, जब अरबों ने जमीन बंद कर दी, मुस्लिमों ने, इस्लामिक लोगों ने, तो यूरोपियों को क्या करना पड़ा? जल मार्ग खोजना पड़ा। क्या खोजना पड़ा? यूरोप गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर निर्भर था। यार मसाले तो खाते ही नहीं यूरोपीय, क्यों ले जाते थे? क्योंकि जाड़ों से पहले पहले वहां पर सारे जानवरों की कटिंग कर दी जाती थी, काट दिए जाते थे,
और उनको मैरिनेट किया जाता था किससे, गरम मसालों से, ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, तो 5-6 महीने जो ठंड के होते थे उसमें वो जो पुराने कटे हुए, जब सबसे हट्टे कट्टे होते थे उनके जानवर, उस समय उनको काटा जाता था, क्योंकि बर्फ पड़ेगी, सारे ग्रासलैंड क्या होंगे, बर्फ में दब जाएंगे, जानवर खा नहीं पाएगा, जानवर बिल्कुल सूख जाता था। तो जानवर को खाना फिर क्या, मांस होता ही नहीं था जानवर में। तो जिस समय जानवर सबसे मोटा होता है उसी समय उसको मारा जाता था और उसका सुक्सा बनाया जाता। सुक्सा समझते हैं, गढ़वाली में बोलते हैं, सुखा के टांग देते हैं। हमारे यहाँ भी है परंपराएं, उत्तराखंड में जौनसार क्षेत्र में जाएंगे तो सुखा के मांस को क्या कर दिया, लटका दिया। लकड़ी के मकान होते हैं उसमें, और जैसे कोई मेहमान आया तो क्या, सलाइवरी ग्लैंड पर अपने वो रखो, क्या बोलते हैं, नियंत्रण। विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है तामसिक भोजन। चलो, यूरोप गरम मसालों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर निर्भर था, इस कारण नवीन जलमार्ग की खोज उनके लिए आवश्यक थी। भारत एक ऐसा देश था जो धनवान था और जहां से वे गरम मसाले भी प्राप्त कर सकते थे। सोचो ना आप, कितना समृद्ध रहा होगा हमारा देश। हमने काली मिर्च दी, उसके एवज में क्या लिया हमने उनसे, सोना लिया। क्या लिया, गोल्ड। काली मिर्च तो हर साल हो जाती थी यार, सोना जमा होता रहा। दक्षिण भारत ऐसे थोड़े, जिस दिन खुदाई होगी दक्षिण भारत में उस दिन पता चलेगा कितना सोना है। ठीक है, मंदिरों के जिस दिन दरवाजे खोले जाएंगे, वो गुप्त द्वार, तब पता चलेगा कितना सोना है। क्योंकि विदेशियों ने लिखा हुआ है अपनी किताब में कि जो राजा हैं दक्षिण भारत के, वो क्या करते हैं, खड्डे बनवाते हैं, बड़े बड़े पिट जिन्हें बोला जाता है, और सोना गलाकर उसमें डाल देते हैं। तो जब सोना निकलेगा तो तोले में नहीं निकलेगा, क्विंटल में निकलेगा। इसमें हाँ, एक पिट से कितना सोना निकला कि 100 क्विंटल सोना निकला। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट क्या हो जाए, सोने का डाउन हो जाए। जब ज्यादा हो जाएगा सोना तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा जी। इस कारण भारत से व्यापार करने की उनकी इच्छा क्या थी, प्रबल थी यूरोपियों की। 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में हुई कुछ भौगोलिक खोजों का संसार के विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन खोजों ने संसार के अनेक देशों में आपसी संपर्क स्थापित हुए। इसी प्रयास में कोलंबस, जो कि स्पेन का था, उसने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के यात्रा प्रारंभ की। लेकिन हुआ का कहां पहुंच गया, 1492 में अमेरिका पहुंच गया। क्यूबा से देखा उसने, अमेरिका के अंदर धरती तक नहीं जा पाया वो, लेकिन उसने कहा भाई एक नई दुनिया है जहां के मूल निवासियों को क्या बोला जाता है, रेड इंडियंस बोला जाता है। अब आपने दिमाग लगाना है कि रेड इंडियंस क्यों बोला जाता है उसको, इसका मतलब क्या है। इस प्रकार अमेरिका की खोज कब हुई, 1492। किसने की, कोलंबस ने। कोलंबस कहां का था, स्पेन का था। उसके बाद बार्थोलोमियो डियाज, कौन, 1487 में आशा अंतरीप, यानी अफ्रीका के अंतिम किनारा। अफ्रीका के नीचे आप जाओगे तो जो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है वैसे वो है केप अगुलास। क्या है, केप अगुलास के आसपास आपको मिलेगा क्या, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप को हिंदी में बोलते हैं आशा अंतरीप, क्या बोलते हैं। तो बार्थोलोमियो डियाज ने जमीन नहीं छोड़ी, जमीन के किनारे किनारे, अफ्रीका के किनारे किनारे चलता रहा। कहां पहुंचा, कहां पहुंचा भाई, केप ऑफ गुड होप। और यहां पे आ गया तूफान, तो उसने कहा ये तूफानी अंतरीप है। डर गया वो बेचारा। क्या हो गया, उसके जहाज मेरे ख्याल से क्या हो गए, तूफान में कुछ नुकसान हो गया, वहीं से वापस हो लिया। क्या हो लिया। उसके 10 वर्ष बाद 1497 में दूसरा पुर्तगाली कैप्टन वास्को डिगामा पुर्तगाल से चलकर इसी आशा अंतरीप को, जिसे कि उत्तम आशा अंतरीप भी कहा जाता है, को पार करता हुआ आगे पूर्व की ओर बढ़ा और अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, किसकी सहायता से, कहीं पर मनीक भी लिखा होता है, कहीं पर मजीद लिखा होता है। अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की, दुभाषिया था ये, 2 भाषाएं जानता था, के सहायता से 20 मई 1998 को, कब 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा। कालीकट का आधुनिक नाम यूपीएससी ने पूछा, कोझिकोड। क्या है, कोझिकोड। इस प्रकार भारत के लिए एक नया यूरोपीय मार्ग खोजा गया। इसे केप ऑफ गुड होप मार्ग कहा गया। क्या कहा गया, केप ऑफ गुड होप। भारत में यूरोप वासियों के आने का जो क्रम है उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, तो PDED, फिर डेनिश आए। कौन आए,
PDED और लास्ट में F। अब D 2 बार आ रहा भाई, तो डच। पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच। डच कहां के होते हैं? नीदरलैंड हॉलैंड के होते हैं। कहां के होते हैं? ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आए इंग्लैंड के, उसके बाद डेनिश आए डेनमार्क के, उसके बाद लास्ट में आए फ्रांसीसी। यद्यपि अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, तथापि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी। क्या हो चुकी थी? कंपनी पहले खुल गई, आए बाद में। डचों की कंपनी से पहले अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी खुल चुकी थी, लेकिन आए बाद में। अब है भाई पुर्तगीज। कौन? पुर्तगाली। पुर्तगाल एक देश है छोटा सा, है ना, यूरोप के बिल्कुल साउथ वेस्ट में पड़ेगा। पुर्तगाल की कैपिटल कहां है? लिस्बन है, और जो कि टैगस नदी के तट पर है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, जो कि मजनसेस नदी के किनारे है। मजनसेस और टैगस दोनों एक ही नदियां हैं। पुर्तगाल में उसको टैगस कहा जाता है और स्पेन में उसको मजनसेस कहा जाता है। ठीक है। उसी के नीचे अगर आप भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहीं पर आपको कहीं पर गल्फ ऑफ लायंस भी मिलेगी। क्या मिलेगी? गल्फ ऑफ लायंस। ठीक है। प्रथम यूरोपियन जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डी गामा, पुर्तगाली नागरिक था। वह सबसे पहले 1498 में कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा। अब ये ऐसे पूछते हैं यूपी वाले, यूपी लोक सेवा आयोग जो है वो पूछेगा भैया कालीकट में कहा? तब आपने बोलना है क्या? कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पे अपना बेड़ा उतारा, जहां से हिंदू शासक जमोरिन जो है वो पैतृक उपाधि है उसकी, उसका नाम नहीं है। क्या है? पैतृक उपाधि है। जमोरिन ने सद्भावपूर्ण ढंग से उसका स्वागत किया, किंतु कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। यार वो पुराने व्यापारी थे, बहुत पहले से रह रहे थे, है ना, और यहाँ की परंपराओं को उन्होंने आत्मसात कर लिया था। किन्होंने? अरबों ने। ठीक है। भले ही धर्म को नहीं छोड़ा, लेकिन इनके धर्म का भी सम्मान करते थे, सब बढ़िया चल रहा था। तब तक पुर्तगाली आ गए। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक यानी प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का ही नाम क्या है? डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में। यहां से क्वेश्चन बना है, किसके प्रतिनिधि के रूप में? डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में। इधर देखिए, ध्यान दीजिए, डॉन हेनरिक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया। वह भारत से लौटते समय जो मसाला अपने साथ लेकर गया उसमें 60 गुना से अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। 60 गुना प्रॉफिट यार, सोच सकते हो क्या? 60 गुना प्रॉफिट। तो सबसे अच्छा बिजनेस क्या है? जिसमें जितना गुना प्रॉफिट हो। ठीक है। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, इसका नाम याद करना आपने। दूसरा कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 13 जहाजों के एक बेड़े के नायक बनकर भारत आया। ये 13 जहाज लेके आया। कितने? इसने कहा 60 गुना एक ही बार में। अर्थव्यवस्था का एक नियम भी इकोनॉमिक्स का, कि अगर आपको बहुत रिच होना है तो एक ही बार में इतना निवेश कर दो कि एकदम से इकोनॉमी बूम हो जाए। बिल्कुल क्या हो जाए? लेकिन कभी कभी घातक भी होता है वो। क्या चीज? एक होता है पहले आपने फेरी लगाई, फिर आपने ठेली लगाई, फिर आपने एक दुकान ली, फिर वो 2 दुकान ली, फिर 3, लंबा समय लग जाएगा। एक तरीका होता है सीधे आपने मॉल बना दिया। क्या बना दिया? बस। अब फिर सीधे क्या? निवेश कर दिया आपने कहा भैया सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, यानी एक बार ग्राहक अंदर घुस गया तो उसको सारी व्यवस्थाएं, वॉशरूम से लेके हर चीज, साफ सफाई, खाने पीने का ऊपर, है ना, बस आपने दिन भर घूमते रहना हो। क्या करना है? तो कभी ना कुछ तो लोगे, हालांकि अभी ले नहीं रहे हैं, है ना, 90% लोग घूमने जाते हैं। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत मैंने कहा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 13 जहाजों के एक बेड़े के नायक बनकर भारत आया। उसका अरब व्यापारियों के साथ भीषण संघर्ष हुआ। अंततः अरब व्यापारी पराजित हुए। अरबों को पराजित करने के बाद कैब्रल ने कोचीन और केन्नानोर के शासकों के साथ मित्रता स्थापित की। कोचीन,
कैन्नानोर के जहां जहां पर बोर्ड लेटर्स में लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन चुके हैं। कैन्नानोर के शासकों के साथ मित्रता स्थापित की। बाद में उसने यह अनुभव किया कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद से लाभ उठाकर शक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया जा सकता है। समझ में आ गया, इसके अधिकार कर सकते हैं। और यही धारणा बाद में पुर्तगाली नीति का आधार बनी। पुर्तगाली नीति का वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आया। 1503 में पुर्तगालियों की कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। पहली फैक्ट्री कहां? कोचीन। कब? 1503। 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई। दूसरी फैक्ट्री कहां? कन्नूर। कहां पर? 1505। कब? 1505। पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से 1505 में एक नई नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष के लिए गवर्नर नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम इस पद पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को चुना गया। किसको चुना गया? तो पहला पुर्तगाली गवर्नर, फिर याद करना है यहां पे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया। ये क्वेश्चन यूपी वालों ने पूछा, और तब हमें भी यही पता था कि 2 ही बार आया, लेकिन कितनी बार आया वो? 3 बार आया। 60 गुना प्रॉफिट हो रहा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है जी, 3 बार आया। और तीसरी बार 5 सितंबर 1924 को पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया, और उसकी यहीं पर दिसंबर 1524 में कोचीन में मृत्यु हो गई। कहां पर मृत्यु हो गई? कोचीन में मृत्यु हो गई। अब पढ़ते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में। 1505 से 1509 तक रहा ये। यह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन? फ्रांसिस्को डी। नाम से ऐसा लग रहा है जैसे फ्रांस का होगा, लेकिन है पुर्तगाल का। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका मुख्य उद्देश्य पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था। मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था। इसके लिए उसने शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। क्वेश्चन बना यहां से, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है? आंसर पढ़ा था क्वेश्चन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयत्न आरंभ किया, और 1505 में अंजाडीवा, कुन्नूर और किलवा के दुर्ग स्थापित किए। कौन कौन से? अंजाडीवा, कुन्नूर और किलवा में दुर्ग स्थापित किए। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। इस विजय के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई, और आने वाले कुछ समय के लिए हिंद महासागर पुर्तगाली सागर बनकर रह गया। यानी इसने हरा दिया भैया पुराने लोगों को। ठीक है। उसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन आता है? 1509 से 1515। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो क्या होता है? आम की प्रजाति होती है। कहां होती है अल्फांसो आम? कहां पर होता है? हाजी, कहां पे होता है? चेक कर लो एक बार। फलों का राजा आम, आम में भी अल्फांसो। तो पुर्तगाली शक्ति कहां होता है? गुजरात में। भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला कौन था? पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1503 ईस्वी में एक जाजी विडे का नायक बनकर भारत आया था। उसी समय उसने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया। कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया। खास ध्यान देना है आपने यहां पर। 1509 में वह भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1510 ईस्वी में गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह सुल्तान के अधीन था। किससे छीना गोवा? यूसुफ आदिल शाह से। कब छीना? 1510 में। अब 1510 में गोवा छीन लिया, और 1961 में जाके छोड़ते हैं। ये देश आजाद हो गया 1947 में। तब भी नहीं गए पुर्तगाली। कब गए? विजय, ऑपरेशन विजय है। उसके समय में पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे। पश्चिमी समुद्र तट पर उनकी तूती बोलने लगी। गोवा को अपने अधीन करने के साथ ही भारत के क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का किसके बीच में पड़ती है? बताओ।
मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में, देखो चेक करो, स्ट्रेट ऑफ, लंबी सी स्ट्रेट है। सिंगापुर में जाके, सिंगापुर इसलिए समृद्ध हुआ, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जब खत्म होती है तो सिंगापुर पड़ता है, सारे जहाज वहां पे अपना लंगर डालते हैं, है ना। इसीलिए सबसे नगरीकृत देश जो है सिंगापुर है। दिख रहा है? कहां जाना है जी? सिंगापुर जाना है। चलो जी। 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 में फारस की खाड़ी में हॉर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। दो ऐसे बंदरगाह कब्जा दिए इसने, दो ऐसे रास्ते कब्जा दिए जो सामरिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे, व्यापारिक दृष्टि से। कौन कौन से? स्टेट ऑफ मलक्का, सारे जहाज वहीं से जाने थे, और हॉर्मुज, हॉर्मुज कहां पड़ गया आपका? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में एक स्ट्रेट पड़ती है, हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान के नीचे देखिए, एशिया के मैप में जाइए, लिखा हुआ नहीं है, लिखना पड़ेगा हॉर्मुज स्ट्रेट, यहीं पर, हाँ बिल्कुल, ईरान के नीचे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। ठीक है जी। (1509 से 1515) अल्बुकर्क ने स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने की दृष्टि से स्वदेशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। गोवा में देखते होंगे आप, फीचर्स पुर्तगाली और इंडियन फीचर्स हैं, जो लोग हैं वहां पर, जो अपने आप को क्रिश्चियन बताते हैं, है ना। तो उनके फीचर्स जब आप देखेंगे तो वो आधे हिंदू और आधे क्या पुर्तगाली दिखते हैं वो। चलो, तो ये क्वेश्चन बना कि भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया किसने? अल्बुकर्क ने। उसको वो चाह रहा था कि हमारी आबादी क्या हो, यहाँ पर ज्यादा हो जाए, लेकिन वह मुसलमानों को काफी परेशान करता था। उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दिया। क्या करवा दिया? तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवाई। क्या करवाई? इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कौन था? आंसर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने सती प्रथा को क्या करवाया? बंद करवाया। और बंद करवाने योग्य भी थी भाई, ये कुप्रथा थी, प्रथा भी नहीं बोलना चाहिए इसे। क्या था? एक महिला को जिंदा जलाना और ब्रेन वॉश करके कि पति कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, तो बहुत बुरी बात थी। सही मायने में वह भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक था। उसके बाद आया भाई नूनो डी कुना। अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर नूनो द कुना था, जिसने 1529 में भारत में कार्यभार ग्रहण किया। उसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाया। क्या उठाया? उत्तराखंड पीसीएस वालों ने क्वेश्चन पूछा, गुजरात के किस शासक को पुर्तगालियों ने धोखे से डुबाकर मारा था? आंसर बहादुर शाह। ये मुगल सम्राट नहीं है, बहादुर शाह जफर नहीं है ये। हाँ जी, ये गुजरात का राजा है बहादुर शाह। एक आप मुगलों में पढ़ेंगे, अंतिम मुगल शासक कौन? बहादुर शाह जफर। जफर उपनाम से कविताएं किया करता था। 1857 के रिवोल्ट में भाग लेने के कारण उसको गिरफ्तार किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा यूपी वालों ने, कहां पर किया गया गिरफ्तार? आंसर हुमायूं के मकबरे के पास किया गया। ठीक है, 80 साल से ऊपर का था जब मेरठ से चले विद्रोही क्रांतिकारी हमारे, और उन्होंने कहा कि आप हमारे मुगल बादशाह हो, आप हमें क्या करो? नेतृत्व प्रदान करो। पहले उसने मना किया, बातें नहीं। बाद में उसने क्या कहा? ठीक है, लेकिन जो मेरा जो सेनापति होगा वो वक्त कहां होगा वो देखेगा, मैं तो बूढ़ा हूं। ठीक है, अब उसके बाद उसको भुगतना पड़ा भाई बहुत। उसके बेटों को गोली मार दी गई। ठीक है, कहा जाता मुगल परिवार की जो राजकुमारियां थी, जो महिलाएं थी, जो जिन्होंने महल से बाहर कभी देखा नहीं था, उन्हें आम लोगों के घरों में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि अंग्रेजों ने तो बोल दिया था कि देखते ही गोली मारने के आदेश थे। लड़कों को उसके सामने मार दिया, उसको रंगून भेज दिया। ठीक है, जफर नाम से कविताएं किया करता, शायरी किया करता था। तो उसकी कब्र जो है वो रंगून में ही है। म्यांमार, जिसको बर्मा बोलते हैं, रंगून एक जगह पड़ती है, वहां पर उसकी कब्र है। भारत में उसकी कब्र खाली है आज भी। ठीक है, तो भाई एक गुजरात का शासक था बहादुर शाह। इसकी लड़ाई चल रही थी किसके साथ? हुमायूं के साथ। इसका फायदा उठाया किसने? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों ने ही बाद में बहादुर शाह को धोखे से डुबाकर मार डाला। क्लियर हो गया?
1534 में बसीन और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। सुना है आपने? दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, बसीन, सुना है? तो बसीन पर कब अधिकार किया? 1534 में। 35 में दीव पर अधिकार कर लिया। कुना ने 1530 में शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया। पहले कोचीन था इनका, फिर कहां गए? गोवा। गोवा जो है उसकी राजधानी कहां है अब? पणजी, मांडवी नदी के तट पर है। मैंने कहा आपने 56वां संविधान संशोधन अधिनियम कब? 1987 87। अरे 36वां सिक्किम, 56वां गोवा, याद करवाया था पॉलिटी में। तो 56वां संविधान संशोधन से राज्य का दर्जा दिया गया उसको। किसको? गोवा को, 1987 में। मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा तो हमने गोवा यूनियन टेरिटरी पढ़ी। क्या पढ़ी? केंद्र शासित। बाद में हमें बड़े होते होते हमें पढ़ना पड़ा कि अब ये राज्य है। ठीक है, चलो आगे। अंजना बीच भी बताया था मैंने, कहां पर है? गोवा। ज्वारी नदी कहां पर है? गोवा। ये भी क्वेश्चन बना हुआ, ज्वारी नदी कहां पर है? अच्छा जी। 1538 में गार्सिया दा नारोन्हा एक अन्य महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर बना। उसने दमन, सालसेट, चौल, बंबई, सेंट थॉमस, मद्रास, हुगली में अपने केंद्र स्थापित किए। कहां कहां? दमन, सालसेट। सालसेट का नाम पढ़ेंगे आगे चलकर आप, एक जगह पे आएगा, शायद काल कोठरी की घटना में आएगा या कहीं आएगा। सालसेट, चौल, बंबई, सेंट थॉमस, मद्रास और हुगली में अपने केंद्र स्थापित किए। उसने सिलोन, श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। जब भी आपसे कोई बोलेगा सिलोनी लिटरेचर, इसका मतलब श्रीलंका का लिटरेचर। बुद्धिज्म में पढ़ेंगे हम। सिलोन के अधिकांश भागों पर पुर्तगाली अधिपत्य कायम कर लिया। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों का दमन पर भी अधिकार हो गया। इसके पास लगभग 50 दुर्ग और 100 से अधिक जहाजों का बेड़ा था, परंतु लंबे समय तक वे अपने साम्राज्य की रक्षा न कर सका। जैसे जैसे यूरोप वासियों की अन्य कंपनियां व्यापार करने के लिए हिंद महासागर में आने लगी और पारस्परिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, पुर्तगाली मैदान छोड़ते गए। चुपके चुपके व्यापार करना पुर्तगालियों के लिए घातक सिद्ध हुआ। कई बार आप लोगों को भी मैं सुनाता हूं ये बात कि अगर पुर्तगालियों ने यह सोचा कि किसी को नहीं बताएंगे हम, क्या कि हम कहां से व्यापार कर रहे हैं, सामान कहां से ला रहे हैं, तो यार यूरोप वासी भी इतने बेवकूफ नहीं थे। पीछा करते करते देखते गए कहां से ला रहे हैं, और आगे तो क्या हो गया? प्रतिस्पर्धा हो गई। और मैंने कहा ये नियम होता है कि आप कितने भी अच्छे हो, आप प्रतिस्थापित किए जाओगे। क्या किए जाओगे? कितनी बढ़िया दुकान चल रही हो आपकी, उससे बढ़िया एक दुकान आएगी और वो आपकी दुकान को क्या कर देगी? क्या कर देगी? हाँ जी, क्या कर देगी? बंद कर देगी, कम कर देगी। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप बेस्ट होंगे लेकिन आप गलत के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाओगे। किसके द्वारा? यानी आप आलू के पकोड़े जो खाते थे लोग यहां पर, उसकी जगह पे चिप्स द्वारा प्रतिस्थापित किए जाओगे, जबकि आपको पता है कि उसमें जो सॉल्ट है, जो फ्लेवर है, जो ऑयल है, वो क्या है? बट वो स्टेटस सिंबल है। आपको शर्म आएगी पकोड़े खाने में, कहा पिक्चर हॉल के अंदर, लेकिन जब आप चिप्स खा रहे होंगे तो आप गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि आपको कराया जा रहा है। किसके द्वारा? बाजारी शक्तियों के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। समझ में आया? आप जलजीरा की जगह कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करोगे, क्योंकि जलजीरा जो है वो कैसा है? एक तरह से बेस्ट चीज है। कैसी है? अरे जलजीरा समझते हो, काला नमक पड़ा हुआ, उसमें सब नींबू पड़ा हुआ, पानी पड़ा हुआ, जो कि शरीर का क्या है? आवश्यक चीजें हैं। वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? कोल्ड ड्रिंक के द्वारा। यानी जब जब आपकी पार्टीज होंगी, अगर कोई आपको जलजीरा पिलाएगा तो आप ये बोलोगे यार क्या पिला दिया। कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा तो आप बोलोगे मजा आ गया भाई, प्यास तो इसी से बुझती है ना। ठीक है। किताबें प्रतिस्थापित हो जाएंगी किससे? मोबाइल से। जबकि आपको पता है किताब पढ़ने से आज तक कोई अंधा नहीं हुआ। कितनी किताबें पढ़ लो आप, आपकी आंखें कमजोर नहीं होंगी जल्दी से, अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, एक डिस्टेंस बनाकर 25 सेंटीमीटर। कितना? 25। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे मानो पता नहीं शब्द क्या हो रहे हो। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस लगाकर पढ़ोगे, प्रकाश की सही व्यवस्था सही जगह से करोगे, कभी आंखें कमजोर नहीं होंगी। मोबाइल पर 1 साल के अंदर आपकी आंखें, अभी युवा हो, अभी पता नहीं चल रहा, बाद में पता चलेगा,
जब रेटिना एक इधर और एक इधर होगा ना, और जब वो आएगा नहीं बीच में, तब समझ में आएगा। देखो वेब सीरीज देखो, कोई दिक्कत नहीं है, रात अपनी है ना। चैप्टर नहीं निपटाना है, पर वेब सीरीज एक ही दिन में निपटानी है, एक रात में निपटानी है, पूरी निपटाओ। और फिर उसके बाद देखो आपके जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, उन कैसे डेड होते हैं, है ना। एक दिन कोई आपसे नाम पूछेगा, आपका नाम क्या है, आप बोलोगे हैं, ऐसे करते रहो, तो समझ लेना न्यूरॉन्स जो है वो क्या हो चुके हैं, हाँ डेड हो चुके हैं, कि समझ में नहीं आ रहा मेरा नाम क्या है। ऐसे ही बोलता हुआ मैं कड़वा, बुरा लगे भला लगे, बुरा तो नहीं लगता है, और लगेगा भी तो क्या कर लोगे, ठीक है। 1559 में पुर्तगालियों पर दमन पर भी अधिकार हो गया। इस प्रकार 50 दुर्ग और 100 से अधिक जहाजों का बेड़ा था, परंतु लंबे समय तक वे अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सके। यूरोपवासी आए और उनको बाहर कर दिया। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया। किसके साथ? 1580 में पुर्तगाल स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया और अपनी स्वतंत्रता खो बैठा। बाद में अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों को सैनिक पराजय का सामना करना पड़ा। 1596 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में आने वाले डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया। डचों ने 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग को जीत लिया। 1658 में श्रीलंका, 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। इसका मतलब पुर्तगालियों को किसने भगा दिया? डचों ने। डचों को कौन भगाएगा? अंग्रेज। कब भगाएंगे? बेदरा के युद्ध में, 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेज डचों को बाहर, वो बोलेंगे तुमने पुर्तगालियों को बाहर किया था, हम तुम्हें क्या कर रहे हैं? गेट आउट कर रहे हैं। तब बेदरा के युद्ध में। और फिर 1760 में कौन सा युद्ध होगा? वॉन डिवोर्स का। फ्रांसीसियों को बोलेंगे तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम भी निकलो। कौन? ठीक है जी। अंग्रेजों ने 1612 में पुर्तगालियों को सूरत में पराजित करके अपना कारखाना स्थापित किया। 1622 में उन्होंने अपना विस्तार करते हुए पुर्तगालियों को हॉर्मुज में फारसी सेना की सहायता से पराजित कर दिया। ईरान की सेना के सहयोग से अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हॉर्मुज, जो जल संधि थी, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में थी, वहां पर क्या कर दिया? पराजित कर दिया। बाद में मुगलों और मराठों ने भी पुर्तगालियों का विरोध किया। अकबर के समय मुगल और पुर्तगाली संबंध अच्छे थे। अकबर के दरबार में जेसुइट पादरियों यानी ईसाई धर्म प्रचारक के 3 दल आए। कब आए? 1580 में आया, 1590 में आया, 1595 में आया। अकबर जब हम पढ़ेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे कि इनके जो हेड थे वो कौन कौन थे। अकबर के समय में तीन जेसुइट मिशन आते हैं ना, जेसुइट पादरियों का मिशन आता है, तो उसमें जो मेन पादरी थे वो कौन थे? तो वो नाम याद करने पड़ते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ा है, क्या नाम पढ़ा था बताओ तो। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं यूपी में बन चुका है, इसलिए पूछ रहा हूं कि अकबर के समय में जो 3 जेसुइट मिशन आए थे, उनके नेता थे क्रमशः, बताओ जरा। हाँ जी, ऐसा ना यहीं पे कर लो यार कवर, क्यों अकबर में जाने की जरूरत कर रहे हो? मॉन्सरेट आया था, फादर मॉन्सरेट एक बार आया था। वो कौन से अभियान का नेता था फादर मॉन्सरेट? तब तक ढूंढो कि अकबर के समय में जो 3 जेसुइट मिशन आए थे, उनके नेता कौन कौन थे, कौन कौन आए थे। अगर उन सारे संतों के नाम भी याद कर लोगे जो ईसाई पादरी थे। एंटनी मॉन्सरेट, एक्वा विवा आया था, बिल्कुल हाँ, और फ्रांसिस हेनरिक। ये क्रमशः है, क्रम है ये सही। अकबर के समय आए 3 जेसुइट मिशन के पादरियों का सही क्रम में बताएं मुझे,
आपने ये सही बताया मुझे कि एक बार मॉन्सरेट आया, एक बार एक्वाव्यू आया, और एक बार कौन आया बीच में, क्या नाम बताया आपने तीसरे नाम पे? हेनरिक, है ना? मॉन्सरेट, एक्वाव्यूआ और हेनरिक, ठीक है। तो 1580, 90 और 95। सर्वप्रथम जहांगीर के काल में मुगलों का पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। ये क्वेश्चन बना हुआ है, किस मुगल सम्राट का सबसे पहले पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ? आंसर जहांगीर। हालांकि जहांगीर पुर्तगालियों से मधुर संबंध चाहता था। उसने 1607 और 1610 में 2 मिशन गोवा भेजा, परंतु पुर्तगाली मुगल सत्ता को नजरअंदाज कर रहे थे। अब मुगलों को नजरअंदाज करेंगे क्या होगा फिर? 1613 में पुर्तगालियों ने सूरत में 4 शाही जहाजों को पकड़कर लूट लिया। तत्पश्चात जहांगीर ने सूरत में मुगल गवर्नर मुकर्रब खां को, किसको? मुकर्रब खां को कहा कि पुर्तगालियों को दंडित करे। क्या करे? दंडित करे। मुकर्रब खां ने अंग्रेजी नौसेना के कप्तान डांटन के सहयोग से पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में पराजित किया। किसके सहयोग से? डांटन, अंग्रेजों की सहायता लेनी पड़ी। अंग्रेजी नौसेना के कैप्टन डांटन के सहयोग से पुर्तगालियों को समुद्री युद्ध में पराजित किया। जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी गई सभी व्यापारिक सुविधाएं वापस ले ली। आगरा, लाहौर स्थित उनके गिरजाघर बंद करवा दिए। अंततः पुर्तगालियों को जेसुइटों की सहायता से जहांगीर से समझौता करना पड़ा। फिर भेजे अपने पादरी। समझ में आ गया? अरे समझ में आया? उसके बाद भाई शाहजहां के काल में 1632 में बंगाल स्थित पुर्तगालियों से मुगलों का संघर्ष हुआ। बंगाल में चटगांव, जो कि आज बांग्लादेश में पड़ता है, एवं हुगली में पुर्तगालियों की कोठी थी। पुर्तगालियों ने यहां पर नमक के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था, जिसके बदले वे शाही राजकोष में प्रतिवर्ष 10,000 टंका जमा करते थे। कितना? 10,000 टंका जमा करते थे। मुगल शासन उनके शांतिपूर्ण व्यवहारिक कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, परंतु पुर्तगाली यहां ईसाई धर्म प्रचार में बल प्रयोग करते थे। लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाते थे, गांवों पर आक्रमण करके उनको लूटते थे, समुद्री डकैती करते थे। इस समय पुर्तगालियों ने मुमताज महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया। और किसका कर लिया भाई? अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल के नौकाओं का अपहरण, वो भी शाहजहां की प्रिय पत्नी। 14 बच्चे हुए, 7 जिंदा रहे, 7 मर गए। 3 लड़कियां 4 लड़के, रोशन आरा, गौहन आरा और जहां आरा। जहां आरा सबसे बड़ी थी। दारा शिको, औरंगजेब, सुजा और कौन? मुराद। तो आप मुमताज महल की नौकाओं का अपहरण करेंगे। इन सब की शिकायत बादशाह से की गई, तो शाहजहां ने पुर्तगालियों का दमन का निश्चय किया। शाहजहां पुर्तगालियों से पहले भी नाराज था, क्योंकि जब उसने जहांगीर के प्रति विद्रोह किया था तो पुर्तगालियों ने उससे सहायता मांगी थी, जो नहीं मिली थी। जब शाहजहां तो बाद में बना ना, अहमदनगर विजय के बाद शाहजहां बनता है वो। पहले शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम। जब वो खुर्रम था, जब विद्रोह कर रहा था पापा के साथ, जहांगीर के साथ, तो पुर्तगालियों से सहायता मांगी, मना कर दिया। तो भाई कहीं ना कहीं बदला तो लिया जाएगा। तो शाहजहां के बादशाह बनने के बाद पुर्तगालियों ने नजराना भी पेश नहीं किया। नजराना पेश करना पड़ता भाई, जब बादशाह बनता है कुछ लेके जाना पड़ता है, गिफ्ट। बादशाह के आदेश पर बंगाल के मुगल गवर्नर कासिम खान ने जल और स्थल मार्ग से हुगली पर आक्रमण कर लिया और अधिकार कर लिया। बड़ी संख्या में पुर्तगाली मारे गए और बंदी बनाए गए। कौन? कासिम खां। कौन? शाहजहां के समय कासिम खां, जहांगीर के समय मुकर्रब खां। ठीक है। डांटन, ये नाम याद करने हैं आपने, अंग्रेजी कैप्टन डांटन। अब आया भाई औरंगजेब आलमगीर जिंदा पीर। तो औरंगजेब था। औरंगजेब के समय भी पुर्तगाली अराकानी यानी माघ समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर बंगाल के तटवर्ती भागों में अशांति फैलाए हुए थे। चटगांव से ढाका तक का क्षेत्र असुरक्षित हो गया था। बंगाल का गवर्नर शाइस्ता खां, औरंगजेब का मामा, जो शिवाजी के पास गया था, जिसकी उंगली काट दी थी किसने? शिवाजी ने। तो जब वहां असफल हो गया तो मामा जी थे। वैसे तो औरंगजेब भूसा भरवा देता, पर मामा जी थे। मामा जी को कहा आपके बस का नहीं है, आप बंगाल जाओ। तो शाइस्ता खां एक सुदृढ़ जल बेड़े के गठन करके बंगाल की खाड़ी, सोन द्वीप, जो समुद्री डाकुओं का प्रमुख केंद्र था, पर अधिकार कर लिया।
1739 ईस्वी में मराठों ने उन्हें सालसेट और बेसिन भी छीन लिया, सालसेट और 1661 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह करने पर पुर्तगालियों ने उसे मुंबई द्वीप दहेज में दिया था। मैंने कहा नहीं यार, ब्रिटेन का राजकुमार कौन? चार्ल्स द्वितीय। पुर्तगाल की राजकुमारी कौन? कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा पूरा नाम है उसका, ठीक है। दोनों की शादी हो रही। दहेज कहां से दे रहे? हमारे देश से, मुंबई। क्या दे रहे? अच्छा, अब जो मेंस में क्वेश्चन बनता है वो कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था से क्वेश्चन बनता है। कहां से बनता है? कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था। अकबर को भी कार्ड लेना पड़ा, परमिशन लेनी पड़ी पुर्तगालियों की जब वो अरब सागर में गए। समझ में आया? इतना प्रभुत्व था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के प्रयास के तहत कार्ड्स पद्धति, कार्ड्स मतलब कार्ड बनाना पड़ता था। एक क्या बनाना पड़ता? पास। कार्ड्स पद्धति को आरंभ किया। कार्ड्स का तात्पर्य परमिट से था और सभी को परमिट लेना अनिवार्य था। बाध्य करने के लिए आर्मेडा की शक्ति थी। इसकी इसी व्यवस्था को कार्ड्स आर्मेडा व्यवस्था की संज्ञा दी गई। इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय या अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। यहां तक कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र से व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह अकबर को कार्ड्स लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? भारतीय या अरबी जहाजों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। क्या नहीं थी? काली मिर्च यही ले जाते थे। यवन प्रिया बोलते हैं काली मिर्च को। क्या बोलते हैं? और आज से नहीं बोलते, बहुत पहले से बोलते हैं। गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। व्यापार पर नियंत्रण के लिए काफिला व्यवस्था की गई थी। काफिला मतलब एक उसमें चल रहे जहाज, इसमें लाइन पे काफिला व्यवस्था की गई थी। इसके तहत स्थानीय व्यापारिक जहाजों का एक छोटा सा काफिला होता था जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। इस संरक्षक बेड़े के दो कार्य थे। एक तो इन जहाजों की समुद्री डाकुओं से रक्षा। समुद्री डाकू होते थे भाई भयंकर। आज भी अगर समुद्र की तहों में आप जाएंगे तो कई जगह ऐसा मिलेगा आपको कि क्या सोने और चांदी के भंडार मिलेंगे समुद्र के नीचे। समुद्री डाकू लूटते थे और उसके बाद समुद्र के नीचे क्या कर देते थे, और उनको पता होता था। अब वो क्या हो गए? वो मर गए, मार दिए गए। वो वहीं तो अभी भी मिलते हैं कई बार नीचे से। क्या मिलते हैं? चांदी के सिक्के मिलते हैं। वो उस जमाने के कितने किलो मिले कि 200 किलो चांदी के सिक्के मिले। कितने मिले कि 500 किलो क्या मिले? चांदी के सिक्के मिले, सोने के सिक्के मिले। दूसरा काम क्या था? यह सुनिश्चित करना कि इनमें से कोई जहाज पुर्तगाली व्यवस्था से बाहर जाकर व्यापार न कर सके, व्यापार न कर सके। पुर्तगालियों का पतन वैसे डचों ने कर दिया था, पर फिर भी आधुनिक भारत में सत्ता संघर्ष के इतिहास में पुर्तगाली असफल रहे। इस असफलता के पीछे अनेक कारण थे। नंबर 1, पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन। पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन। दूसरा, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली। धार्मिक और वैवाहिक नीति। धार्मिक और जबरदस्ती मतलब ईसाई बनाना और अपने पुर्तगालियों की विवाह भारतीय महिलाओं से कराना। योग्य शासकों का अभाव। सीमित साधन। स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय। वहां क्या हो गया? पुर्तगाल को किसने कैप्चर कर लिया? स्पेन ने। मुगल साम्राज्य का विस्तार और डच एवं अंग्रेज जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय आदि ने इनके पतन को अवश्यंभावी बना दिया। अब क्या होता? मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था। छोटा सा पूछ सकता है 50 शब्दों में। तो आपने 1 by 1 पॉइंट लिखने हैं आपने। या प्री में क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे। तो पहला ऑप्शन पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन, दूसरा दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, तीसरा धार्मिक और वैवाहिक नीति, चौथा स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय। आंसर चारों सही है। पांचवा योग्य शासकों का अभाव, छठा सीमित साधन। ये तो ऐसे ही लगा दिए जाते हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। आया है? इसको आपने क्या करना है? बार बार, ठीक है।